नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं आपके साथ अर्चना कौशल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से जानकारी, हाईकोर्ट ने जारी किया रात्रि कर्फ्यू और इसी को लेकर आदेश दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको देते चले। कर्फ्यू के आदेश दिए गए। नैनीताल में क्रिसमस और 31 को रात्रि कर्फ्यू रहेगा। क्रिसमस और नए साल पर नहीं होंगे सामूहिक कार्यक्रम। ये फैसला उत्तराखंड में लिया गया है क्योंकि लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। कोरोना काल को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया और क्रिसमस और नए साल पर सामूहिक कार्यक्रम पर रोक लगाई गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। रात्रि कर्फ्यू का भी आदेश दे दिया गया है और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। हाईकोर्ट ने रात्रि कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब नैनीताल में क्रिसमस और 31 दिसंबर को रात्रि कर्फ्यू रहेगा। उत्तराखंड विधानसभा का 4 दिवसीय शीतकालीन सत्र संपन्न हो गया। सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने 4 दिवसीय सत्र में हुए कामकाज की जानकारी देते हुए बताया कि सत्र के दौरान सरकारी कामकाज के साथ साथ विपक्ष के सवालों का भी जवाब दिया गया। सरकार ने सदन में अनुपूरक बजट सहित 7 विधेयक पास कराए हैं। वहीं विपक्ष की ओर से महंगाई, कृषि, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी समेत विभिन्न मुद्दों को सदन में उठाया, जिसका सरकार ने जवाब भी दिया। इस दौरान मदन कौशिक ने ये भी बताया है कि गुरुवार को असरकारी दिवस के रूप में सदन की कार्यवाही हुई, जिसमें विपक्ष ने महंगाई और कानून की व्यवस्था को मुद्दा उठाया और कौशिक ने कहा कि महंगाई से निपटने के लिए राज्य सरकार की ओर से 23 लाख परिवारों को सस्ता राशन मुहैया करवाया जा रहा है और साथ ही पेट्रोल डीजल के दामों पर सदन में उन्हें 8 शहरों की तुलना की, जिसमें देहरादून में तेल के दाम सबसे कम पाए गए। तो वहीं सदन में कानूनी व्यवस्था के तहत विपक्ष ने हरिद्वार में 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हुई हत्या के मामले में कहा कि दरिंदों को फांसी की सजा के लिए पैरवी की जाएगी। डीआईजी गढ़वाल के नेतृत्व में टीम का गठन अतिरिक्त रूप से किया जाएगा और अभियुक्त को फांसी की सजा तक पहुंचाया जाएगा। तो वहीं मसूरी में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के मसूरी पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने मसूरी पेट्रोल पंप में पिक्चर पैलेस चौक तक बाइक रैली निकाली है और भारतीय जनता पार्टी, बंशीधर भगत और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जिंदाबाद के नारे भी लगाए। बंशीधर भगत और मसूरी विधायक गणेश जोशी मसूरी की जनता का हाथ जोड़कर अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया है। कार्यकर्ताओं ने ढोल की थाप पर जमकर नृत्य किया। तो वहीं कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखते हुए मसूरी विधायक गणेश जोशी और प्रदेश अध्यक्ष ने भी उनके भी पैर नहीं रुके और वो भी नाचने लगे। मसूरी के होटल में आयोजित बैठक में बीजेपी के जरिए आयोजित कार्यक्रम का प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने दीप प्रज्वलित कर स्वागत किया और कार्यक्रम के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को 2022 में जीत का मंत्र दिया। देहरादून बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश प्रभारी ने कहा कि बीजेपी सरकार सभी जाति और धर्मों के लोगों को साथ लेकर चल रही है। कांग्रेस ने अपनी सरकार में जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के संग्रहालय तो बनाए, लेकिन संविधान निर्माता को भूल गए। संविधान निर्माता अंबेडकर को भारत रत्न भी गैर कांग्रेस में ही मिला है। बीजेपी सरकार ने संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर को उनका सम्मान दिया है। प्रदेश प्रभारी ने कहा है कि 13 एकड़ भूमि में बाबा भीमराव अंबेडकर का संग्रहालय बनाया जा रहा है। तो वहीं प्रदेश प्रभारी ने दलितों के लिए चलाई जा रही योजना को लेकर कहा कि मोदी सरकार ने दलितों के लिए ऐतिहासिक काम किए हैं। मोदी सरकार में दलितों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं। पीएम मोदी ने कल भी दलितों के लिए घोषणाएं की थी। प्रभारी का जिम्मा संभालने के बाद दुष्यंत गौतम तीसरी बार उत्तराखंड के दौरे पर आए हैं।
मसूरी में महिला कांग्रेस के जरिए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत और मसूरी महिला कांग्रेस अध्यक्षा जसबीर कौर के नेतृत्व में मसूरी के गांधी चौक से कांग्रेस भवन तक केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध रैली निकाली गई। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत ने यह कहा कि केंद्र सरकार के जरिए काले किसान बिल पास कर किसानों का उत्पीड़न करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि पूरे देश में बीजेपी सरकार के खिलाफ लोग लामबंद हैं और बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का काम करने की तैयारी कर रखे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बस्तर भगत उत्तराखंड में 70 में से 60+ सीटें जीतने की बात कर रखे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। खबर हरिद्वार से है। आरटीआई एक्टिविस्ट पंकज लांबा हत्याकांड में एक नया मोड़ आ गया है। मृतक पंकज लांबा की पत्नी ने रानीपुर कोतवाली पुलिस की जांच से असंतुष्ट होकर सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। ये भी बता दें कि बीते 4 दिसंबर को छात्रवृत्ति घोटाले का पर्दाफाश करने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट पंकज लांबा की गोली लगने से मौत हो गई थी, जिसके बाद रानीपुर कोतवाली पुलिस ने 3 नाबालिग बच्चों और 1 व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मृतक पंकज लांबा की पत्नी ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके पति की हत्या षड्यंत्र रचकर रानीपुर कोतवाली पुलिस की ओर की देखरेख में की गई है। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के सुमन नगर में प्रॉपर्टी डीलर प्रदीप चौधरी पर हत्या का आरोप लगाते हुए ये बताया कि प्रदीप चौधरी ने पहले भी पंकज लांबा पर पिस्टल तानकर जान से मारने की धमकी दी थी, जिसमें उनके पति पंकज लांबा ने एसएसपी कार्यालय में जानकारी दी थी, लेकिन पुलिस ने उनकी सभी शिकायतों को अनदेखा कर दिया। देहरादून में यौन शोषण मामले में बीजेपी विधायक महेश नेगी का डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा। कोर्ट में ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के बाद डीएनए टेस्ट होने से विधायक की मुश्किलें बढ़ गई। तो वहीं पर डीएनए टेस्ट में दोषी पाए जाने पर विधायक महेश नेगी को पार्टी की सख्त कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा। विधायक पर लगे यौन शोषण के आरोप और डीएनए टेस्ट होने को लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि महिलाओं से दुराचार करने वालों की पार्टी में कोई जगह नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति पर ऐसा कोई आरोप सिद्ध होता है तो पार्टी उस पर कड़ी कार्रवाई करेगी। बाजपुर में कृषि कानून से आक्रोशित किसानों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने खून से पत्र लिखकर कृषि कानून वापस लेने की मांग की। साथ ही किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही केंद्र सरकार ने कृषि कानून को वापस नहीं लिया तो किसान अपने खून का एक-एक कतरा बहाने के लिए तैयार है। ये भी बता दें कि बाजपुर की अनाज मंडी में किसान दिवस के मौके पर किसानों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें दर्जनों किसानों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया और पत्र के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेतावनी देते हुए कहा कि किसान अगर अनाज उगाना जानता है तो सरकार को गिराना भी जानता है। साथ ही किसानों ने कहा है कि आज जो किसानों ने अपने खून से प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और यदि जल्दी ही कृषि कानून वापस नहीं हुआ तो किसान अपने खून के एक-एक कतरे को आंदोलन में बहाने से पीछे नहीं हटेंगे। खून से लिख रहे हैं नहीं। उत्तराखंड सरकार ने लॉकडाउन में बंद रहे होटल ढाबों के पानी के बिलों में छूट देने का फैसला पानी के बिलों के निर्धारण को गठित समिति पर छोड़ दिया। दरअसल विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने कार्यस्थगन में लॉकडाउन में बंद रहे होटल और ढाबों को पानी के बिलों में 100% छूट देने की मांग की थी। विधायक ने कहा कि कोरोना के कारण लॉकडाउन ने पर्यटन कारोबार की कमर तोड़ कर रख दी, तो वहीं पर होटल ढाबों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया।
जिस पर संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने ये बताया कि लॉकडाउन के समय के पानी के बिल में पूरी छूट के मसले की पेयजल निर्धारण समिति को भेजने का फैसला ले लिया गया है। समिति के निर्णय के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमने जो ईयरली बढ़ोतरी होती है उसमें 6% की कमी की है। साथ साथ हमने मार्च से लगाकर और 3 महीने तक उसको एक्सटेंड किया है कि यदि कोई देगा तो उसका विच्छेदन नहीं किया जाएगा बिल के आधार पर। साथ साथ सरकार ने निर्णय लिया कि इस लॉकडाउन के समय जो संस्थान इस प्रकार बनते हैं उनको पानी के बिल से संबंधित कोई छूट देनी अथवा नहीं देनी, जो एक पेयजल से संबंधित समिति बनी हुई है उसको संदर्भित किए जाने का निर्णय भी सरकार ने लिया है। डीजीपी अशोक कुमार ने पुलिस मुख्यालय में महाकुंभ की तैयारियों को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में डीजीपी ने कुंभ के दौरान रहने वाले पुलिस व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। बैठक में उत्तराखंड पुलिस की सभी शाखाओं, पीएसी, अभिसूचना, फायर संचार, पुलिस जल, पुलिस बाहरी और बाहरी राज्य से आने वाले पुलिस बल और केंद्रीय अर्धसैनिक बल की तैनाती की और कार्य योजना को अंतिम स्वरूप दिया गया। बैठक में डीजीपी ने कुंभ मेले के दौरान कोविड-19 के मानकों का पूरी तरह पालन कराने और ड्यूटी के दौरान हर पुलिसकर्मी को फेस शील्ड का प्रयोग अनिवार्य रूप से करने के लिए संबंधित पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए। देहरादून में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर सामूहिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने मंगलवार को इसके आदेश जारी कर दिए। आदेश के अनुसार 25 दिसंबर से 31 दिसंबर और 1 जनवरी को जिले के होटल, रेस्टोरेंट, बार और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर सार्वजनिक कार्यक्रम और पार्टी आयोजित नहीं की जाएगी। वहीं एसपी सिटी श्वेता चौबे ने यह भी बताया कि अगर कोई इसका उल्लंघन करेगा तो उस पर आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 और उत्तराखंड महामारी रोग कोविड-19 एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज कुंभ की तर्ज पर अब हरिद्वार कुंभ में भी फर्जी संतों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने उत्तराखंड सरकार और मेला प्रशासन से हरिद्वार कुंभ में फर्जी संतों को प्रवेश न देने और उन्हें किसी भी प्रकार की सुविधा मुहैया न कराए जाने की मांग की है। हम आपको ये भी बता दें कि अखाड़ा परिषद ने कई संतों को फर्जी घोषित किया है, जिसमें राधे माँ, बाबा राम रहीम, आसाराम बापू, साध्वी त्रिकाल और उसी के साथ बाबा रामपाल जैसे संत हैं। जल्द ही अखाड़ा परिषद मुख्यमंत्री को फर्जी संतों की सूची सौंपेगी। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के अनुसार इस तरह के लोग संतों की आड़ में धर्म को बदनाम करते हैं, लिहाजा ऐसे संतों को अखाड़ा परिषद ने पहले ही फर्जी घोषित किया है। इसलिए कुंभ मेले में ऐसे संतों को प्रवेश न दिया जाए। मैं साफ शब्दों में कहता हूँ कि कुंभ मेला सनातन धर्म का एक तरह से बहुत बड़ा स्तंभ होता है। वहाँ से लोग ज्ञान ले जाते हैं। फर्जी महात्माओं का प्रवेश बिल्कुल नहीं होगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद प्रयागराज में भी नहीं होने दिया था और सरकार को लिखित हम लोग देंगे कि जिनके जिनके नाम हम लोगों ने फर्जी किया है वो दाखिल हो मेले में नहीं आएंगे और उन्हें मेले में आना भी नहीं है। लक्सर में चोरों के हौसले इस कदर बड़े हुए हैं कि आए दिन चोर लूटपाट जैसी घटनाओं को बेखौफ होकर अंजाम दे रहे हैं। रात में अज्ञात चोरों ने लक्सर बाजार में स्थित एसबीआई एटीएम के शटर का ताला तोड़कर अंदर मशीन में तोड़फोड़ कर चोरी करने की कोशिश की। चोर अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने पर रफूचक्कर हो गए। सुबह 6 बजे जब एटीएम का गार्ड राजन एटीएम पर पहुंचा तो शटर का ताला टूटा देखा और हक्का बक्का रह गया, जिसकी जानकारी गार्ड ने तुरंत बैंक के अधिकारियों को दी। एटीएम के गार्ड ने यह भी बताया कि अज्ञात चोरों के जरिए एटीएम मशीन को उखाड़ने की कोशिश की गई। हालांकि एटीएम मशीन और कैश पूरी तरह से सुरक्षित है।
खबर लक्सर से है। लक्सर पुलिस ने करीब 7 सालों से फरार चल रहे 5000 के नामी बदमाश राकेश को नोएडा से गिरफ्तार कर लिया। नामी बदमाश अपनी पहचान छुपाकर नोएडा के जगनपुर में अंडे का कारोबार कर रहा था। पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसपी देहात स्वपन किशोर ने यह बताया कि बीते 1 जून 2013 में राकेश और उसके 2 साथी रवीश और सुखपाल ने वाजिदपुर बड़ौत निवासी राजीव नामक व्यक्ति का अपहरण कर लक्सर के कुआंखेड़ा गांव में लाकर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने रवीश और सुखपाल को तो गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन साथी राकेश पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया। आईजी के जरिए राकेश को 5000 का इनाम घोषित किया गया था। लक्सर पुलिस के हत्थे चढ़ा इनामी बदमाश और करीब 700 सालों से ये इनामी बदमाश फरार चल रहा था। क्या है पूरा प्रकरण? आदरणीय डीजीपी सर के द्वारा चलाए जा रहे वांछित और इनामी अपराधियों के अभियान के क्रम में कोतवाली लक्सर टीम के द्वारा प्रभारी निरीक्षक हेमंत सिंह नेगी के नेतृत्व में एक 2013 से इनामी अपराधी राकेश कुमार पुत्र कोलो निवासी बड़ौत बागपत को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। बेरीनाग से ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। कोरोना को देखते हुए गंगोली हाट बाजार बंद कर दिए गए, फिर 2 दिनों के लिए बंद कर दिए गए बाजार। लगातार 4 दिन बंद रहेगा गंगोली हाट। सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे। एसडीएम बीएस सोनिया ने आदेश दिया है। गंगोली हाट क्षेत्र में वर्तमान में 200 से अधिक कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं, जिसको देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया और बाजार बंद करने के आदेश दिए गए। खबर लक्सर से है। सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा करने के लिए हरिद्वार देहात क्षेत्र के युवा अतारू है और वहीं पर कोटद्वार में 31 दिसंबर को होने वाली सेना भर्ती के लिए लक्सर और खानपुर क्षेत्र सैकड़ों युवाओं के जरिए जी जान से तैयारी कर रखी है। लेकिन क्षेत्र में खेल स्टेडियम की कमी के चलते युवा सड़कों पर तो कहीं स्कूलों के मैदानों में कसरत करते नजर आ रहे हैं। सेना में भर्ती को लेकर के खादर क्षेत्र के युवा कितने उत्साहित हैं। आज हम मौजूद हैं लक्सर के इंटर कॉलेज के खेल के मैदान में और यहाँ आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये युवाओं की एक बड़ी भीड़ है जो पिछले करीब 1-1.5 साल से भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं। हालांकि लक्सर क्षेत्र में ऐसा कोई सरकारी स्टेडियम नहीं है जहाँ पूरे इंतजाम हो, लेकिन फिर भी ये युवा कहीं ना कहीं अपने स्तर पर ही और अपने कोच के माध्यम से तैयारी में जुटे हुए हैं। इनसे बात करेंगे किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और अभी तक कितनी तैयारी कर चुके हैं। आपका नाम क्या है? जसवीर, आप कोच हैं जी। कितने युवाओं को तैयार कर रहे हैं आप? कोई लगभग 75 लड़के हैं हमारे पास। 75 हैं जी। और पूरे लक्सर खानपुर क्षेत्र के हैं जी। लक्सर खानपुर क्षेत्र के इधर रायसी साइड के। जिस तरह से युवाओं में उत्साह नजर आ रहा है इस बार भर्ती को लेकर के, अभी भर्ती 31 तारीख की है। हाँ जी, 31 तारीख की है। ये तहसील की है, देहरादून की और लक्सर तहसील की जी। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ से कितने छात्र पहुँचेंगे मतलब इस बार? 95% रिजल्ट रहेगा इनका रनिंग में, फिजिकल में अच्छे करेंगे। फिजिकल अच्छे करेंगे जी। जहाँ और युवा भी हैं। आपका नाम क्या है? नजर सिंह कुमार। नजर सिंह, जिस तरह से तैयारी है तुम्हारी, मुझे लग रहा है कि आप अभी पसीना बहा रहे हैं इतनी ठंड के बावजूद भी। क्या लगता है कि क्या स्टेडियम की कमी कहीं ना कहीं खल रही है? हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया प्रैक्टिस चल रही है। स्टेडियम नहीं है यहाँ, स्टेडियम होना चाहिए। 400 मीटर का होना चाहिए, 200 मीटर का दिक्कत है, इससे पता नहीं है सरकारी। अच्छा, आपका नाम क्या है? जी भाई। अच्छा, मैं कह रहा हूँ भैया, स्टेडियम जो है जिस तरह से अभी पिछले प्रशासन ने तैयारी भी की थी, अब क्या उम्मीद लग रही है स्टेडियम बनेगा जल्दी? अभी कोई उम्मीद नहीं है जी, अर्जुन साहब लेन दे ज़्यादा अभी उम्मीद नहीं है, फिर भी स्टेडियम की जरूरत है। और भी लड़के हैं, उनसे बात करेंगे। अर्जुन भाई, आपको क्या लगता है कि क्षेत्र में जिस तरह से युवाओं हर साल की जो भर्ती होती है, चाहे पुलिस की हो या फिर सेना की, उसमें काफी मात्रा में प्रतिभाग करते हैं और लड़के निकल कर भी आते हैं, कहीं ना कहीं नौकरियों में जा भी रहे हैं, तो क्या लगता है कि यहाँ लक्सर में स्टेडियम बनना चाहिए? बनना चाहिए सर। यहाँ पे स्टेडियम बहुत दिक्कत है सर, यहाँ पे स्टेडियम नहीं है सर। ये बंदे कहीं रहते हैं, मतलब कुछ यहाँ पे कुछ कहीं पे ऐसे रहते हैं, कोई खेत में कर रहा है, कोई यहाँ पे आ रहा है, इसलिए बहुत दूर से बंदे आते हैं कि यहाँ स्टेडियम नहीं है। यहाँ पे
स्टेडियम नहीं है, इसलिए। आपका नाम क्या है? विशाल दीप। जिस तरह से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब तो एक छोटा सा फील्ड है, इसके अलावा मैंने देखा कि लोग शाम के टाइम सड़कों पर भागते हैं, यानी अपनी तैयारी करते हैं, तो क्या खतरा नहीं रहता उसमें? जी बहुत खतरा, हमारे स्टेडियम की काफ़ी ज़रूरत है यहाँ पे, और स्टेडियम हमारा गेम साहब बताने हैं, इसलिए हमें बहुत स्टेडियम की कमी है यहाँ स्टेडियम। तो आपने सुना, ये वो युवा हैं जो सेना में जाने के लिए आतुर हैं और कहीं ना कहीं सेना में जाकर के देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यहाँ लक्सर और खानपुर 2 ब्लॉक हैं जिसमें हजारों युवा तैयारी कर रहे हैं। इनके पास कोई भी ऐसा इंतजाम नहीं है जहाँ अपने जो तमाम साधन नहीं है जहाँ ये इत्मीनान से और एकाग्रचित्त होकर के तैयारी कर सकें। अभी आने वाले वक्त में देखना होगा कि प्रशासन या शासन किस इस तरफ ध्यान देता है और इन युवाओं के लिए कहीं ना कहीं एक बड़े स्टेडियम का यहाँ निर्माण हो पाता है। जसप्रीत सिंह, हिंदी खबर, लक्सर। देश दुनिया की तरह तीर्थ नगरी में भी कोरोना का असर दिख रहा है। जहां एक और देश दुनिया में कोरोना ने अपने पांव पसार रखे हैं, तो वहीं नए साल 2021 में भी कोरोना का डर बना हुआ है। ऋषिकेश तीर्थ नगरी में होटल व्यवसाय मालिक इस बार क्रिसमस और नए साल पर तमाम होटल में होने वाली पार्टी को कैंसिल कर चुके हैं। उत्तराखंड सरकार के फरमान के बाद होटल व्यवसायों को निराशा का सामना करना पड़ रहा है। उनके मुताबिक ऋषिकेश नगरी में हर साल नए साल के आसपास के दिनों में यात्रियों का हुजूम देखने को मिलता था, तो वहीं इस बार मार्च से अब तक रोजगार खत्म होता चला गया। अब सभी व्यवसाय करने वाले लोग उत्तराखंड सरकार और प्रशासन के विरोध में धरने पर बैठने की बात कर रहे हैं। देश दुनिया के साथ साथ उत्तराखंड में भी इस समय कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। वहीं जिस तरह से नया साल आने वाला है, होटल व्यवसायों के लिए ये बहुत दुख की बात है कि उनकी जितना एक बुकिंग थी, जितने कार्य थे, वो सब कैंसिल कर दिए हैं। बिल्कुल जितने यात्री आने थे नए साल पर 25 दिसंबर में, सब कैंसिल कर दिया गया है उत्तराखंड सरकार की तरफ से। वहीं मेरे साथ कुछ होटल व्यवसायी हैं, आइए बात करते हैं कि कितना असर इनके व्यवसाय पर पड़ेगा और कितना इससे इनके कार्य पर असर पड़ रहा है। आपका नाम? मेरा नाम अक्षत गोयल। कितना असर पड़ रहा है व्यवसाय को लेकर ये जी निश्चित रूप से फ़र्क पड़ रहा है। हम तो अतिथि देवो भव की संस्कृति में विश्वास रखते हैं और उत्तराखंड जो है वो बहुत ही वेलकमिंग रहता है हमेशा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मेहमानों के लिए, और बहुत सारे लोगों की बुकिंग्स भी रही हैं होटल्स में। मगर पर्यटन मंत्री जी साहब द्वारा भी लोगों को इनवाइट किया गया था कि क्रिसमस में आएँ और लोगों को यहाँ पे एंजॉय करें और भारत की और उत्तराखंड की संस्कृति को देखें और यहाँ के व्यंजनों को चखें। बट पता नहीं ऐसे क्या विडंबना हुई कि समाज में खुद ही सामंजस्य स्थापित नहीं है। कोई एक कैबिनेट मिनिस्टर तो बुलाते हैं कि आप आइए, और एक तमगा ये कहता है, एक व्यक्ति विशेष ये कहता है कि यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी पार्टीज़ हुई, अब जो पार्टीज़ हुई उनका जो पैसा आ गया उसे किस रूप से कोई रिफंड करेगा? एक होटल मालिक की हृदय की संवेदना को किस तरह से स्वीकार किया जाएगा? मेरा तो बहुत ही अश्रुपूर्ण, मतलब भीगी आंखों से सरकार से यही निवेदन है कि इस तरह की बातों को ना किया जाए। जब रैलियां की जाती हैं, जब अलग अलग अनुष्ठान रखे जाते हैं सरकार बनाने के लिए, तब तो कोई कोरोना नहीं आता, और जब हम अतिथि देवो भव का परिचय देते हैं तब कोरोना आ जाता है। तो कोरोना क्या पूछ के आता है? मेरा यही प्रश्न है। तो कितना इससे आपके बिजनेस पे नुकसान हो रहा है? कितना आपको फ़र्क पड़ेगा, या आपकी जितना स्टाफ है या बेरोजगारी पे या लोग बच्चे पे परिवार में कितना असर पड़ जाएगा? फ़र्क तो ऑलरेडी पड़ चुका था, मगर उस फ़र्क को कहीं ना कहीं एक अलग जगह थी, एक उम्मीद की किरण जगी थी कि 25 दिसंबर में और 31 दिसंबर में और 1 जनवरी में हम कहीं ना कहीं उस बातों को कहीं ना कहीं फुलफ़िल करेंगे। मगर हम किस तरह से फुलफ़िल कर पाएंगे? अगर सरकार इस तरह से हमारा साथ नहीं देगी तो हम क्या कर पाएंगे? सारे बुकिंग्स कैंसिल हो गई, सब कुछ हो गए, सारे रिफंड कर दिए गए, ऐसे ये ठीक नहीं। तो कितना मायूस है इस समय यात्री जो आना था यहाँ पर ऋषिकेश उत्तराखंड? हमारी इस संबंध में परसों भी उप जिला अधिकारी ऋषिकेश से इस संबंध में बात हुई थी। उन्होंने हमें परमिशन दे दी थी कि सोशल डिस्टेंसिंग करके और सैनिटाइज करके आप इस कार्यक्रम को संपन्न कर सकते हैं। लेकिन अगले दिन ही डीएम का आदेश आ जाता है कि आप सारे के सारे प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं। तो इस रूप में हमारी पूरी होटल इंडस्ट्री बहुत ही मायूस है। सारा का सारा कारोबार पहले से ही चौपट है और इस संबंध में और अधिक इसमें बहुत फ़र्क पड़ेगा।
क्या कहेंगे, राफ्टिंग कैंपिंग हर तरह से होता था यहाँ पर, कितना फर्क पड़ रहा है इसमें? राफ्टिंग तो लुका छुपी पुलिस प्रशासन से मैं कहूँगा, राफ्टिंग तो लुका छुपी रात को भी हो रही। लोग दिन की बात करते हैं, आज दिन में कोई बेचारा दिल्ली से हरियाणा से अपने परिवार के साथ अपने कष्टों को दूर करने और एक उत्तराखंड की आबो हवा का महसूस करने के लिए आ रहा है, तो दिन में तो उसे राफ्टिंग करने की पाबंदी है और रात में चोरी छुपे राफ्टिंग हो रही है, तो वो ठीक है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि अब दूसरे तरीके से अब एक रोजगार जब खत्म होता जा रहा है, तो दूसरे तरीके से रोजगार करने के लिए राफ्टिंग वाले हुए या कैंपिंग वाले को अपना एक रास्ता निकाल रहे हैं। हम लोगों को ये आभास हुआ है हमारे अध्यक्ष जी श्री मदन नागपाल जी के माध्यम से, और होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड का ऋषिकेश चैप्टर का प्रेसिडेंट मैं भी हूँ। उस माध्यम से हमारे को समस्त कार्यकारिणी का यही है कि हम धरना देंगे, धरना दिए बिना काम नहीं चल पाएगा। तो आप जिस तरह से आप होटल चला रहे हैं, तो कितना यात्री इस समय आपके पास आ रहा है, और जो यात्रियों की बुकिंग कैंसिल हो रही है देश विदेशों से, कितना असर पड़ रहा है वैसे बिजनेस से? बहुत ज़्यादा। बिजनेस के मामले में तो देखा जाए तो ऑलमोस्ट 80% इफेक्टेड रहे हैं हम। रीढ़ की हड्डी जो ऋषिकेश उत्तराखंड की है वो टूरिज़्म सेक्टर से ही आता है, और मार्च 22 तारीख के बाद से ही हम लोग सारे लोग सफ़र कर रहे हैं। एम्प्लॉय, मैनेजर प्लस होटल मालिक को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हम किसी तरह से अक्टूबर ऑनवर्ड्स अपने आप को प्रिपेयर किए थे कि लेट्स होप फॉर द बेस्ट, कि अब जो है वो कोरोना काल ख़त्म हुआ है और बिज़नेस हमारे पास आना शुरू होगा। सारे होटलों ने अपनी अपनी तैयारी कर रखी थी कि ईयर एंड में सबसे अच्छा बिज़नेस होता है हमारा 25 को, 31 और 1 नाइट को, बट ये सारा कैंसिलेशन का ऑर्डर आ गया है, जिसके कारण हमने बहुत सारी बुकिंग भी रिफ़ंड करी है। प्लस हमने अपने इंटरनल अरेंजमेंट्स जो कर रखे थे उसके भी हमने एडवांस पे कर रखे थे, बट अब उसका तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। एंड एट द एंड की इट्स ऑल इफेक्टिंग द एम्प्लॉय, द एम्प्लॉयर एंड ऑल्सो पीपल हु जनरली विजिटिंग ऋषिकेश। तो जिस तरह से होटल व्यवसायों के साथ साथ जितने काम करने वाले लोग हैं उनका भी कहना ये है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। मार्च से किसी तरह से झेल रहे थे, कोरोना चल रहा है, पर कहीं ना कहीं एक खुशी की लहर थी कि अब शायद हो सकता है कि नया साल हम बहुत अच्छा बनाएं, पर कहीं ना कहीं इसको लेकर अब फिर वही मायूसी हाथ लग गई है, क्योंकि 31, 25 और जिस तरह से इवेंट्स सारे बंद कर दिए गए हैं उत्तराखंड सरकार की तरफ से, कहीं ना कहीं होटल व्यवसाय जो है इस समय काफ़ी निराश है। मैं विपिन नागी, हिंदी खबर, ऋषिकेश। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल हिंदी खबर। नमस्कार। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।